इतने लंबे सफर के बाद अभी आप कहाँ पे हैं? क्योंकि खबरों में कुछ आ रहा था कि आप जर्मनी गए हैं कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। नहीं, सबसे पहले थैंक यू सभी का। और नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैं ट्रेनिंग के लिए स्विट्जरलैंड आ गया था क्योंकि अभी आगे मेरे डायमंड लीग कॉम्पिटिशन्स हैं। तो लकीली वो पेरिस में ज़्यादा बढ़ा नहीं, इंजरी ठीक रही। मैंने ध्यान भी रखा था कि ज़्यादा ना बढ़े। तो फिर मैं वही चाहता था कि बाकी का जो सीज़न है, जो पिछले ओलंपिक्स में काफ़ी हमको लगा था कि हाँ, हमको सीज़न अपना कंटिन्यू रखना चाहिए था, जैसे बाहर वाले एथलीट्स भी अपना सीज़न कंटिन्यू रखते हैं। तो वही मैंने डिसाइड किया कि इंडिया ना आके मैं यहीं पे रुकूं और मैं अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू रखूं, क्योंकि मेरे अभी कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं काफ़ी। जी जो बिल्कुल। तो अगला फाइनल जी फाइन सॉरी जो फाइनल ट्रीटमेंट या जो भी डॉक्टर से बात करनी वो होगी, वो मैं सीजन के बाद ही करूंगा, क्योंकि एक महीना बचा है अभी सीजन में। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना सेफ रख के अपना कंटिन्यू रख सकूं, और उसके बाद मैं जब फ्री टाइम होगा फिर मैं डॉक्टर्स के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल। अगला पहला सवाल है हमारा शिवानी गुप्ता एचटी से। वो पूछ रहे हैं कि आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलेंगे, और आपको लगा कि आप थोड़ा और डिस्टेंस कवर कर सकते थे, और उसके लिए आप क्या आगे कैसे ट्रेनिंग रखेंगे अपनी? नहीं, बिल्कुल डिस्टेंस काफ़ी मुझे लग रहा था कि हाँ, डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ। और जिस हिसाब से हम देखेंगे तो जो दोनों थ्रो जो मैंने पेरिस में की, क्वालिफिकेशन राउंड में भी और फाइनल में भी, दोनों ही मेरी सेकंड और थर्ड बेस्ट थ्रो थी, और सीजन बेस्ट भी हुई। तो ऐसी बात नहीं है परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ, अभी डिस्टेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि मुझे इंजरी फ्री रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माइंड में जब भी मैं थ्रो करने जाता हूँ, मैं अपने माइंड में पूरा ये सोच के जाता हूँ कि मुझे 100% देना है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंजरी चल रही है, तो मैं अपना दे नहीं पाता 100%। वो कहीं ना कहीं मेरा माइंड या बॉडी मुझे रोक लेता है कि हाँ, उतना एफर्ट नहीं लगाना, या जैसे जो भी जितना हमको लगाना चाहिए बिना कोई मन में विचार आए। तो सबसे पहले तो इसको ठीक करना है, क्योंकि ट्रेनिंग में और बाकी चीज़ों में कोई कमी नहीं थी। बस वही है कि मैं जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है ट्रेनिंग में, थ्रोइंग सेशंस, वो मैं बहुत ही कम कर पाया हूँ। और अगर थ्रो हम ट्रेनिंग में कम कर रहे हैं, टेक्निक पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता, और जो इम्प्रूवमेंट टेक्निक में करनी चाहिए ट्रेनिंग में वो नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी वजह से, ग्रोइन इंजरी की वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसको बचा के चलें। और इसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, जब पूरा ठीक हो जाएगा और हमारे सेशंस होने लगेंगे ज़्यादा थ्रोइंग के, तो ये चीज़, थ्रोइंग भी, वो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और बाकी जो टेक्निक में कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। बस वो मुझे थ्रो करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ट्रेनिंग में कर सकूं, वो एक कमी है। बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा था, और बस उसको ठीक करना है अभी। सॉरी। नेक्स्ट सवाल है प्रतीक फ्रॉम रिपब्लिक। प्रतीक पूछ रहे हैं कि पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज भाई, बहुत बड़ी बात है बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल जीतना। बट थैंक अगर यू। आप कंपेयर करें गोल्ड मेडल से सिल्वर मेडल से, तो उसको आप कैसे देखते हैं अपने पर्सनली, और आप अपनी उस अचीवमेंट को कैसे इसमें रखते हैं? नहीं, मेडल का कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता गोल्ड के साथ, कोई सिल्वर या ब्रोंज, मतलब किसी मेडल का कंपैरिजन नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने किस सिचुएशन में जीता है, कहाँ जीता है। मतलब गोल्ड तो गोल्ड है, उसका तो कुछ है नहीं। पर यही है कि हाँ, मेडल जीता है बैक टू बैक, ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, अपनी कंट्री, जैसे मैंने बोला था कि हाँ, फ्लैग लेके ट्रैक का लैप लगाना, और अपनी कंट्री के लिए वो फील करना कि हाँ, मैंने कुछ जीता है, तो वो फील तो है ही। लेकिन पर हाँ, गोल्ड मेडल में सबसे अच्छी बात वही लगती है कि नेशनल एंथम वहाँ पे बजता है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और गोल्ड मेडल तो फिर किसी मेडल का हम कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, लेकिन जो भी है वो हमको बहुत ही अच्छे से उसको स्वीकार करना चाहिए, जिस सिचुएशन से और जिस जिस हिसाब से मेरी जर्नी रही है पिछले 1-2 साल में। मैंने जितने थ्रोइंग सेशन किए हैं उसके हिसाब से जो भी परफॉर्मेंस रही, जो भी मुझे मिला, मैं खुश हूँ। जी बिल्कुल, पूरा देश खुश है आपके साथ। नीरज थैंक यू। भाई, अगले सवाल जो है वो आपके माइंडसेट ट्रेनिंग और ग्रॉइन इंजरी के बारे में है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मैं अगले से उसके सवाल पूछता हूँ। कौशिक जो है स्पोर्ट्स तक से, वो पूछ रहे हैं कि, सॉरी, इंडिया.com से वो पूछ रहे हैं कि जब नदीम ने 92.97 का मार्क हिट किया, तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था?
थोड़ा बता सकते हैं उस माइंड में कि उस टाइम पे आपके माइंड में क्या थॉट आया था? मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं हो सकती, भले ही मतलब किसी को कैसा भी लगे, मुझे ऐसा लगा क्योंकि जेवलिन में 3-4 मीटर बढ़ना, सही से हिट हो जेवलिन, कोई ऐसी बात नहीं है, बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे हम बात करें अरशद नदीम की भी, 90.18 मीटर थ्रो थी इससे पहले जो उसकी बेस्ट थी, कॉमनवेल्थ गेम्स में लगाई थी, और मेरी 89.94 मीटर थी। और वही है, उसकी भी एकदम निकली थ्रो, और ऐसा नहीं था कि मेरी नहीं निकल सकती थी, बस वही था कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उतना पुश नहीं कर सका। मेंटली मैं रेडी था, लेकिन फिजिकली कहीं ना कहीं मैं रोक रहा था खुद को। जो लेग वर्क होना चाहिए रनवे में, वो इतना अच्छा नहीं था, और उसको बचाने के लिए मैं काफी एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा, लेकिन उतना एफर्ट लग नहीं पा रहा था। तो बिल्कुल वो जो सेकंड वाली थ्रो थी, वो जस्ट नदीम ने जब थ्रो किया उसके थोड़ी बाद में ही थी। उस टाइम मैं बहुत ही पॉजिटिव था, और उसके तुरंत बाद मैंने वो अपनी थ्रो वो अच्छी निकाली। लेकिन उसके बाद से फिर जैसे ही और टाइम बढ़ता चला गया, तो वही है, फिर से वो चीज़ कहीं ना कहीं फिजिकली वो रुकावट आने लग गई। तो मैंने मेंटली बहुत ज़्यादा पुश किया, लेकिन जब तक लेग वर्क अच्छा नहीं है, टेक्निक अच्छी नहीं है, तो कितना भी जोर लगा लो वो खराब ही हो जाता है। पर माइंड में मेरे 1% भी ये नहीं था कि हाँ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। अमित कामत फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, उनका सवाल है कि सिल्वर मेडल के बाद आपका मतलब फर्स्ट वर्कआउट ट्रेनिंग सेशन मतलब कब शुरू हुआ, थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में? मतलब आपने दोबारा से कब ट्रेनिंग शुरू कर दी सिल्वर मेडल जीतने के बाद से? मैंने जब पेरिस से मैं इधर आया, मैंने इधर आते स्टार्ट कर दी थी, मतलब 3-4 दिन बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि जब पेरिस में था तो वहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह या इधर उधर जाना कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वहाँ से जब मैं यहाँ पे आ गया 1-2 दिन बाद, तो मैंने आते ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी थोड़ी थोड़ी। तो हाँ जी। जी बिल्कुल। तो अभी आप स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं मतलब ऑलरेडी? हाँ जी। हाँ जी। ओके। दीप्ति पटवर्धन मिंट लॉन से वो पूछ रहे हैं कि जब आप एक सक्सेसफुल और पॉपुलर एथलीट हैं इंडिया के, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है नई जनरेशन ऑफ एथलीट्स को आगे ले जाने के लिए, मतलब आप उस रोल को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम मैं अपने गेम को ही देता हूँ, अपनी ट्रेनिंग को। सबसे बड़ा तो रोल वही है कि हाँ मैं इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करूं, ताकि इंडियन एथलीट्स का जो माइंड है वो खुले। और मुझे जो जो अभी तक फील होता आ रहा है, वो एक सबसे बड़ा जो रोल है वो माइंड का ही है। अगर हम मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, मेंटली अपने ऊपर बिलीव करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करना इंटरनेशनल लेवल पे, और फिर उसको और ज्यादा बढ़ाने की इच्छा रखना, वो मतलब मेंटली हो सकता है। क्योंकि फिजिकली हम सभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, पर लेकिन मेंटली उस चीज को पुश करना और खुद को वहां पे बनाए रखना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं मतलब अभी के लिए तो मैं यही कर सकता हूँ कि मैं एथलीट से बात करूं और मैं अपनी परफॉर्मेंस दूं, ताकि उनको भी लगे कि हम भी कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा कि हाँ एटलीस्ट जेवलिन के लिए तो कुछ एकेडमीज वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे, या कुछ कुछ तो ऐसा काम करूंगा जिससे जो बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं उनको हेल्प मिले, या जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं उनको हेल्प मिले। और आगे के लिए जब, हाँ जब मेरा गेम पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर अलग प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। भरत शर्मा फ्रॉम पीटीआई, वो पूछना चाह रहे हैं कि अभी आप कितनी डायमंड लीग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं सीजन एंड से पहले? आगे आप टूर्नामेंट्स का प्लान क्या है, थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं ज्यूरिक डायमंड लीग में पार्टिसिपेट करूंगा, और फिर फाइनल डायमंड लीग में। लेकिन अभी यहाँ पे आके मतलब लकीली पेरिस के बाद इंजरी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हुई, क्योंकि नॉर्मली कंपटीशन के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बार थोड़ा ठीक रहा, फिर हमने ट्रीटमेंट वगैरह करके, ईशान भाई ने पेरिस में भी थोड़ा ट्रीटमेंट किया था, उसके बाद अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो मैं मेरी इंजरी के लिए ईशान भाई को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि 2017 से अ, मेरे साथ हैं। और उसके बाद जो भी इंजरीज हुई, सर्जरी या जो भी प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को संभाला। और उन्हीं की वजह से जो भी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, जैसे पिछली बार सर्जरी के लिए बोल दिया था, फिर मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेला, एशियन गेम्स में खेला, दोनों में गोल्ड जीता। और इस बार भी जिस हिसाब से मैं स्टार्टिंग में ही मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, फिर उन्होंने काफ़ी काम किया, फिर पेरिस ओलंपिक्स में गए, तो काफ़ी उन्होंने मतलब इसको संभाल के रखा। क्योंकि
भले ही मैं ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा थ्रो की, लेकिन जिस हिसाब से बाकी की एक्सरसाइज या स्ट्रेंथनिंग बनी रही, वो ईशान भाई की बदौलत है। तो वही है, फिर उन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक्स के बाद वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद फिर वो घर चले गए कुछ दिन के लिए, और मैं यहाँ पे आ गया था कोच के साथ। तो अभी वही है कि डिसाइड किया है कि जो लोजान डायमंड लीग है उसमें भी पार्टिसिपेट करें, वो 22 को होने वाली है। तो अभी काफी सही लग रहा है, देखते हैं बाकी। जी, इसी के रिलेटेड संदीप सिकदार जो हिंदुस्तान टाइम्स है, उनका भी एक क्वेश्चन है। वो पूछेगा कि आप इंडिया आने का प्लान कर रहे हैं और इस दौरान में आप ब्रेक लेने का कुछ आपका प्लान है, या फिर आप अभी आप कंटिन्यू करेंगे टूर्नामेंट्स में? बस एक महीना और है, क्योंकि फाइनल डायमंड लीग ब्राजील्स में है 14 को। तो उसके बाद फिर सीजन हमारा ऑफ हो जाएगा, तो फिर उसके बाद फिर ब्रेक ही है, जो भी डॉक्टर से मिलना है, घर पे जाना है, या जो भी जहाँ पे भी जाना है। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से अराउंड एंड ऑफ द सितंबर, एंड ऑफ सितंबर में मतलब इंडिया में हूँ। जी। और रिया जो है डेली टाइम से, वो पूछ रही है एक मदर्स रोल के बारे में, कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है एक ओलंपियंस के लिए और एथलीट्स के लिए। उस बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि आप भी अपनी मदर के काफी क्लोज हैं और नदीम की भी मतलब मदर्स जो हैं काफी क्लोज हैं। तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि एक एथलीट्स की जिंदगी में उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स का जो रोल है वो कितना महत्वपूर्ण होता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो फैमिली से ही मोटिवेशन मिलता है, फैमिली वाले ही सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जब कुछ कहीं कुछ हो जाता है, फिर धीरे धीरे बाकी बाकी जगह से सपोर्ट आना शुरू होता है। तो बिल्कुल फैमिली का तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है शुरू से ही, क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं होते तब उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है, और वही हमको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और उनका, चाहे हम जीते या हारे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए हम सेम रहते हैं। और ये सबसे मतलब अच्छी बात है कि हम मतलब फैमिली की। तो बिल्कुल मेरी माँ से मैं बहुत ही कम मिल पाता हूँ, लेकिन मैं बात करता हूँ, या जब भी जितनी बात होती हैं उनकी बहुत ही सिंपल बात रहती हैं। वो तो बल्कि ये बोलते हैं कि जब मैं वेट लिफ्टिंग वगैरह की वीडियो वो देखती हैं मेरी, या मेरी हार्ड ट्रेनिंग वो देखती हैं, तो वो मुझे ये बोलते हैं कि बेटा थोड़ा कम वेट उठा लिया कर, थोड़ा कम कर लिया कर, क्योंकि उनको लगता है कि ज्यादा मतलब जोर लगता है उठाने में, या कुछ चोट वगैरह लग सकती है। तो वो मुझे ये बोलती है। फिर मैं बोलता हूँ कि माँ ऐसी बात नहीं है, अगर मैं कम उठाऊंगा तो फिर ज्यादा दूसरे वाले ज्यादा उठा लेंगे, फिर वो ज्यादा दूर फेंक देंगे। तो ये मेरी माँ काफी मतलब, मुझे लगता है सबकी माँ को लगता होगी थोड़ा हमारे लड़के को या लड़की को थोड़ा कम कम ट्रेनिंग करनी पड़े और कम में ज्यादा मिल जाए, क्योंकि वो दर्द देख नहीं सकती जिस हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं, जो भी एफर्ट लगता है। जी बिल्कुल। और नीरज भाई, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप वित्तीय कंपटीशन में जीत रहे हैं, आपका काम काफी, नाम काफी रहता है मीडिया में। तो कभी आपके लिए एज एन एथलीट थोड़ा सा ये मतलब वो हो जाता है कि काफी लोग आप पे अटेंशन दे रहे हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उस पर काफी लाइमलाइट आ रही है, तो कभी एज एन एथलीट आपके ऊपर ये पब्लिक लाइमलाइट, पब्लिक स्पॉटलाइट आपको कभी इरिटेट कर देती है? थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में? नहीं, जब तक सब कुछ सही से लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब कुछ मतलब कुछ बातें जो जैसी होती नहीं है वैसी उस तरीके से दिखाए जाएं, फिर थोड़ा सा वो लगता है। पर वही है कि धीरे धीरे उन चीजों की आदत हो गई है, और जो काम है मैं कोशिश करता हूँ कि उसी पे फोकस रखूं। पर वही है, मीडिया के पास पूरी पावर है कि वो जो जो जर्नी है वो बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं लोगों को, और वो मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि जो आगे फ्यूचर है बच्चों का वो मतलब अच्छे उससे जाए, और अगर सही सही तरह से सब कुछ दिखाया जाए तो। पर पर्सनली मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सही से मैं फोकस रखता हूँ अपनी ट्रेनिंग पर, कोशिश करता हूँ कि हाँ बिल्कुल ये तो पार्ट है लाइफ का भी, पर मैं कोशिश करता हूँ कि अपना फोकस पूरा ट्रेनिंग पे रखूँ। ज्यादातर जैसे ओलंपिक्स है या ऐसे बड़े कंपटीशन होते हैं, उनके आसपास थोड़ा ज्यादा हो जाता है, या फिर मैं इंडिया में आऊँ तब। पर ज्यादातर जब मैं ट्रेनिंग पे या अपना कंपटीशन उसमें होता हूँ सीजन में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि फोकस अपना एक जगह पे रखूँ। जी। सॉरी, मैं बोलना भूल गया, पिछला क्वेश्चन जो था वो उत्तरा का था, हिंदू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणी फ्रॉम न्यू इंडियन एक्सप्रेस, जो कि पूछ रही हैं आपके कोच क्लाउस के बारे में, आपकी उनसे क्या कन्वर्सेशन हुई सिल्वर मेडल के बाद, और थोड़ा बता सकते हैं कि उनके साथ आपका क्या बॉन्ड है, और मतलब और कैसे ट्रेनिंग चलती है उनके साथ, थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में? नहीं, बिल्कुल मैं तो बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मेरे पास ऐसी टीम है, क्योंकि कोच क्लाउड के साथ मैं 2019 से हूँ, जब मेरी सर्जरी हुई थी फिर मैंने कम बैक किया। और ईशान भाई के साथ 2017 से। तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है आपस में हमारा। और
जो भी प्लानिंग होती है बैठ के बहुत अच्छे से बातें होती हैं और मजाक भी काफी होते हैं। तो पेरिस ओलंपिक्स के बाद जो भी हमारी बात हुई वो यही थी कि जो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रॉब्लम है वो टेक्निक में और लेग वर्क में जो कमी है वो यही है कि मैं थ्रो ज्यादा नहीं कर पा रहा, और कोच भी इसलिए बहुत ज्यादा काम उस चीज पे कर नहीं पाते, क्योंकि जब तक थ्रो ज्यादा नहीं होंगी ट्रेनिंग में तो बाकी ट्रेनिंग तो मैं सब कुछ कर लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं जेवलिन लेके दौड़ता हूँ और जब आपने देखा होगा जब हम क्रॉस स्टेप लेते हैं, जब टेढ़ा दौड़ना शुरू करते हैं, तो उस टाइम पूरा जो एफर्ट है वो ग्रोइन पे आता है, और वो मेरा मतलब उसकी वजह से मुझे जो टेक्निक में करना चाहिए वो उतना नहीं कर पाता। तो वही कोच बोल रहा था, और मैं थोड़ा लाइन पे भी काम करूं, जो जेवलिन की लाइन है मेरी काफी अंदर की तरफ जा रही थी पेरिस में, और जो एफर्ट था मतलब जो आर्म स्पीड थी वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो लाइन थी वो बहुत ही डिस्टर्ब हो रही थी, अंदर की तरफ जा रही थी जेवलिन। अगर वो भी अगर पूरी सीधी लग जाती और उसमें लग जाता तो भी मतलब जेवलिन कोच बोल रहा है कि 2-3 मीटर निकलने के चांस थे और ज्यादा। तो बस वही है, अगर अभी ग्रोइन उतना काम नहीं कर रही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं आगे ट्रेनिंग करूंगा वो मैं जेवलिन की लाइन पे ज़्यादा ट्रेनिंग करूँ, जो जहाँ किस एंगल में थ्रो करना है, किस लाइन में थ्रो करनी है। बिल्कुल वो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ट्रेनिंग से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अभी थोड़ा माइंड उसकी तरफ रखूं। और बस बाकी तो कोच वही है कि जब ग्राउंड में भी बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहे हो या फिर बहुत ज्यादा सीरियस माहौल हो उसको भी वो लाइट कर देते हैं कि कुछ ना कुछ से मजाक या वो वैसे करते रहते हैं। जी बिल्कुल। अगला सवाल है शाहिद का स्क्रोल से। वो पूछ रहे हैं कि आप जब जब मैं आपका लास्ट थ्रो हुआ तो थोड़े से आप निराश भी लगे थे, बड़ा खुश भी थे, स्माइल भी कर रहे थे। थोड़ा बताते हैं इस बारे में, आपके माइंड में क्या चल रहा था जब स्टेडियम छोड़ा आपने, उसके बाद इमीडिएट थॉट्स क्या थे आपके? नहीं, मुझे यही लग रहा था क्योंकि देखो मैं मुझे इस चीज की खुशी है कि मैं काफी सालों से 88 प्लस की कंसिस्टेंट थ्रो कर रहा हूँ, लेकिन 88 और 90 के बीच की। और मुझे ऐसा भी नहीं है कि मुझे 90 मीटर मारना था, मुझे 90 मीटर नहीं मारना था उस दिन। उस दिन मुझे वही था कि मेरे माइंड में वो चीज़ आ गई थी कि हाँ आज अब ये ओलंपिक रिकॉर्ड बन गया है, अरशद ने अच्छी थ्रो लगाई है और मुझे वो थ्रो करनी है। और अगर सही डायरेक्शन में थ्रो करता और सब कुछ अच्छे से रहता, क्योंकि मैंने दोनों अपनी सेकंड और थर्ड बेस्ट थ्रो की उस दिन, तो ऐसी बात नहीं है, तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन वो जो फोकस जो रहना चाहिए था लाइन में मारने का या वो चीज, वो काफी हद तक मुझे लगता है कि मैं जोश में बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मेंटली उतना ज्यादा सोच नहीं पाया, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था और वो स्टेज ऐसी थी कि हाँ मुझे लगा कि हाँ आज आज करना है ये। तो वही था, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा मुझे अपनी कंसिस्टेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, और वो काफी जरूरी है अभी। और मुझे जो कमी है थोड़ी बहुत उन पे और ज्यादा फोकस करके और ज्यादा दिमाग उस चीज पे लगे, एनर्जी उसमें लगा के उन कमियों पे काम करूंगा, ताकि जो जो भी छोटी मोटी कमी है अगर वो दूर होके मैं उनको भी ठीक कर सकूं तो फिर भी थ्रो काफी अच्छी लग सकती है। तो वही था जी। जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स स्टार से लावण्या, उनका सवाल है अगला। वो पूछ रहे हैं कि अगर आप हाइंडसाइड में देखें तो आपको लगता है कि आपको सर्जरी करानी चाहिए थी पहले, या फिर आपकी टाइमलाइन जो थी, वो प्लान जो बनाया वो सही था पेरिस ओलंपिक से पहले? नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्या थी जी, देखो जो जब मैं दोहा गया था तो डॉक्टर्स ने सर्जरी बोली थी, बिल्कुल दोहा के बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियनशिप के कुछ महीने पहले। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे माइंड में बहुत था मन में कि मेरे पास एक वही गोल्ड बचता था वर्ल्ड चैंपियनशिप का, कि हाँ मुझे करना है। और जो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी वो बहुत ही जबरदस्त चल रही थी, और मेरी तैयारी थी वो भी बहुत अच्छी थी। जब मुझे वो ग्रोइन में दर्द हुआ उससे पहले मैंने जो जेवलिन के साथ थ्रोइंग की थी ट्रेनिंग में, वो बहुत ही अच्छे सेशन थे और बहुत ही अच्छी थ्रो जा रही थी टेक्निकली भी और डिस्टेंस वाइज भी। तो मैं अपना काफी अच्छी तैयारी में था, मेंटली मैं बहुत ज्यादा खुश था कि हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन एकदम फिर वो इंजरी हो गई, फिर जो भी कॉम्पिटिशन्स में मैंने नाम दे रखा था वो हमको वापस लेना पड़ा कि मुझे इंजरी है, तो ऐसे ऐसे करके, जो कि मुझे बिल्कुल अजीब लगता है कि मेरा बहुत मन करता है कि मैं खेल लूँ जाके। फिर उसके बाद जब हम वहां पे गए तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसकी सर्जरी होगी, इसका कोई दूसरा वो नहीं है, या तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी या आपको एकदम जैसे अभी लगा कभी भी पेन हो सकता है। ये सबसे बड़ा दिमाग में जो डर बैठा हुआ है यही है कि इसका ये नहीं पता कि कब पेन हो जाए, इसलिए मेरा माइंड जो मेरी एनर्जी और मेरा दिमाग है ज्यादा इसी के ऊपर रहता है कि इसको बचा के चलना है। तो वो डिसीजन
ठीक इसलिए था क्योंकि फिर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला पूरा साल ऐसे निकल जाता, और ओलंपिक के लिए कितनी रिकवरी होती पता नहीं। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप तो हमारे लिए अच्छा रहा, गोल्ड जीता वहां पे, और उसके बाद फिर एशियन गेम्स भी काफी अच्छा रहा। उसके बाद जो सीजन ऑफ हुआ, फिर भी इतना टाइम नहीं था कि मैं सर्जरी के लिए जाऊं और मैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए प्रॉपर तैयारी कर पाता या उसको अच्छे से रिकवर कर पाता, तो उसके लिए भी इतना टाइम नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने वही सोचा कि इसको हम जितना बचा के चल सकते हैं हम इसको उतना सेफ रख के चलें, और पेरिस ओलंपिक्स तक तो इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे और उसके बाद सोचते हैं। तो वही मन में था, और मुझे लगता है कि काफी हद तक ठीक था, संभाला भी अच्छे से। बस वही है कि इस साल फिर से दोबारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, जब मैं ओस्ट्रावा खेलने वाला था उससे थोड़ा पहले, फिर वो फिर से पूरा मतलब कंपटीशन वगैरह रुक गए थे। लेकिन ठीक रहा, अभी जो भी कंपटीशन बचे हैं इसके बाद पूरा ये खत्म करके उसके बाद ये डिसीजन ले सकते हैं हम। जी बिल्कुल। अगला सवाल है स्टेट्समैन से त्रिदीप का। वो पूछ रहे हैं कि आपने तो ओलंपिक का दार बढ़ा दिया से एक और सिल्वर मेडल जीत के, मतलब, लेकिन अगर आप देखें इंडिया की पूरी परफॉर्मेंस पेरिस ओलंपिक्स की, तो आप उसको कैसे असेस करते हैं? पूरी परफॉर्मेंस ओलंपिक मतलब सभी एथलीट्स की। हाँ जी, सभी एथलीट्स की, अगर आप पेरिस ओलंपिक। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जिस हिसाब से सभी एथलीट्स फाइट दे रहे थे और वर्ल्ड के बेस्ट बेस्ट एथलीट्स के साथ compete कर रहे थे, तो और जो सबसे बड़ी बात है, जो जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मेंटली हमको स्ट्रोंग रहना चाहिए अगर हमको ऐसी जगह पे परफॉर्म करना है। तो वो चाहे मतलब ये जूनियर एथलीट्स हैं हमारे, जैसे लक्ष्य से मिला मैं, निशांत से मिला, और भी बाकी एथलीट्स थे। तो मतलब उन वो मेंटली बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे, और वो बिल्कुल मतलब उनको पता था कि हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, हम जीतने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आए हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि हाँ, हमारा जो फ्यूचर है ओलंपिक्स का वो बहुत ही अच्छे हाथों में है। और मैं तो मतलब पर्सनली बिल्कुल, अब हम मेडल का अगर वो लगाएं तो शायद पिछले वाले से एक मेडल कम है अपना, और अगर वो भी विनेश का अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी मेडल अपने पास होता। और काफी फोर्थ पोजीशन है, शायद टोक्यो से ज्यादा फोर्थ पोजीशन यहाँ पे थी। तो परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा रहा ऑल ओवर। पर वही है कि अभी आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा सभी तैयारी करेंगे, और जो भी यहाँ पे जो फोर्थ पोजीशन रही वो शायद मेडल में बदलेंगे, और जो ब्रोंज सिल्वर थे वो गोल्ड में बदलेंगे, तो काफी कुछ चेंज होगा आगे। जी बिल्कुल। दीप्ति पटवर्धन मिंट लाउंज का एक बड़ा फनी सा सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि जैसे अरशद भाई को जीत गोल्ड जीतने के बाद पेरिस में उनको एक बफलो गिफ्ट हुई, ऐसे आपने इतने सारे मेडल जीते हैं, आपको कभी कुछ ऐसा कुछ और सा गिफ्ट या ट्रॉफी दी गई है किसी फैन या किसी ने आपको ऐसा कुछ दिया है जो आपको याद है कि ये तो थोड़ा सा मतलब अच्छा है बट थोड़ा डिफरेंट है? नहीं, कैसे क्या है कि मतलब हमारे यहाँ पे भी हरियाणा में वैसा ही ऐसी चीजें मिलती हैं कि भाई 10 किलो घी दे दो, 50 किलो घी दे दो, या फिर लड्डू दे, मतलब देसी घी जो होता है, कि भाई कोई भी बोल दिया कि हाँ मैं 50 किलो घी दूंगा नीरज को अगर ये जीत लिया। ये नॉर्मली ये किससे आया ये, क्योंकि हरियाणा में भी कुश्ती कबड्डी ये काफी चलता रहा है शुरू से, और मैं बचपन से मैं देखता आया हूँ। तो ये जो सर्कल कबड्डी होती थी या कुश्ती होती थी जो मिट्टी वाली, उस टाइम पे ये चीजें बोलते थे गांव के लोग, यही चीज देते हैं। और इसी को, क्योंकि घी को यही मानते हैं ना कि घी खाओ, खा के पावर बढ़ती है, और हम मतलब बहुत ज्यादा खा के एक्सरसाइज करेंगे, तो वो चीज काफी उससे जुड़ी हुई है। तो भैंस वगैरह भी गिफ्ट करते हैं, या फिर कोई ज्यादातर उनमें कबड्डी कुश्ती में उसमें बुलेट या ट्रैक्टर ऐसी चीजें गिफ्ट होती हैं। पर मुझे तो ऐसा मतलब वही मिला है कि घी दिया था किसी ने शायद। जी, इंटरेस्टिंग काफी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा एक कि ये मिहिर इंडियन एक्सप्रेस का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि आपके मैच के बाद आप काफी देर तक इंटरव्यूज दे रहे थे, बात कर रहे थे, तो आप विलेज किस टाइम पे पहुंचे, और मतलब आपने कब सोए और कब सेलिब्रेट करना शुरू किया, थोड़ा सा बता सकते हैं इस बारे में? बस वही था, उन्हीं के साथ था, सेलिब्रेट सेलिब्रेट जो भी था। मैं अराउंड 5 बजे के आसपास पहुंचा था शायद विलेज में, 4 या 5 सुबह के। कंपटीशन खत्म होने के बाद, क्योंकि फिर मैं पूरा इतना मीडिया था बाहर, उनसे बात की। और जितने बाकी बच गए थे, क्योंकि मुझे डोपिंग उसके लिए जाना था, डोप कंट्रोल के लिए, तो वहां पे गया। उसके बाद डोप देने के बाद मैं वापस आया, जितने बचे हुए थे फिर उनको इंटरव्यू दिए।
और फिर उसके बाद मैं विलेज में गया तो 4-5 बज गए थे रात के। तो फिर उसके बाद अगले दिन फिर कुछ ना कुछ ऐसे 1-2 दिन चलता ही रहा कुछ ना कुछ। तो सो तो अच्छे से नहीं पाए, लेकिन हाँ फिर वही था, फिर वही लग रहा था कि सबसे मेन जो कंपटीशन था वो पेरिस ओलंपिक्स ही था इस साल का। तो अभी वो खत्म हो गया, तो अभी ये काम मैं कर सकता हूँ 1-2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से मुझे पता था कि मुझे फिर ये जल्दी से खत्म करके अपनी ट्रेनिंग अगले कंपटीशन के लिए स्टार्ट करनी है। जी। और आपकी पेरिस में सुनील छेत्री जी से भी बात हुई थी, थोड़ा बता सकते हैं वो क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी उनके साथ? बिल्कुल, सुनील भाई के साथ तो मतलब कम ही बात हो पाई, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मिलके। और उनसे जब भी मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। सबसे पहले मैंने उनको वही बोला कि सुनील भाई बस कोशिश करनी है, क्योंकि बिल्कुल स्पोर्ट अलग है फुटबॉल और जेवलिन, लेकिन मैंने वही बोला कि मैं बस कोशिश करूंगा कि मैं आप जितना लंबा करियर खींच सकूं अपना, क्योंकि थोड़ा मुश्किल रहेगा जेवलिन थ्रोर के लिए। लेकिन बिल्कुल मैं उनसे इस बारे में पूछूंगा कि क्या वो चीज़ है, मेंटली है या डाइट इतनी स्ट्रिक्ट लेनी पड़ेगी, या क्या चीज़ है जो इतना लंबा उन्होंने करियर इतने अच्छे से संभाला। तो वो मैं कोशिश कर रहा था कि पूछने की, लेकिन वो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे, तो हम कभी इधर खड़े हो जाते जाके तो वहाँ भी आ जाते थे, कभी उधर तो वहाँ भी आ जाते थे, तो वो जगह थी नहीं बात करने की। लेकिन सुनील भाई ने बहुत अच्छे से बात की, और बहुत मतलब मैं पहले भी मिला उनसे, तो बहुत बढ़िया लगता है हमेशा मिलके। जी बिल्कुल। एक सवाल है आपसे, विथी ब्रिज से वो पूछ रही हैं कि एथलेटिक्स में एज अ होल कंपटीशन कितना बढ़ गया है, बिकॉज हमने देखा इस बारी 90 क्रॉस हुआ, प्लस ऊपर से अगर आप अपना टोक्यो गोल्ड का जो पॉइंट स्कोर देखें वो आपको इस पेरिस में 6th पोजीशन पे करता है आपको। तो ये एथलेटिक्स में ओवरऑल एज अ होल कंपटीशन काफी बढ़ गया है। तो क्या कहते हैं, इंडिया को क्या करना पड़ेगा इस पे आप कीप अप करने के लिए, मतलब यहाँ तक रहने के लिए इस लेवल तक? नहीं, बिल्कुल नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एथलेटिक्स बिल्कुल बढ़ गया है कंपटीशन। और काफी ज्यादातर ट्रैक इवेंट्स का मुझे लगता है कि ट्रैक इवेंट्स का रीजन वही है कि ट्रैक नया बन रहा है, नए नए स्पाइक्स बनाए जा रहे हैं, मतलब काफी, मतलब स्पोर्ट्स साइंस काफी इसमें आ गया है। और काफी नए नए मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, आविष्कार बोल सकते हैं आविष्कार किए जा रहे हैं कि हाँ इस तरह का ट्रैक बनाएं। तो वो ट्रैक काफी स्पीडी था, इसलिए मुझे लग रहा था कि मुझे काफी प्रॉब्लम भी आ रही थी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं क्वालिफिकेशन राउंड में भी काफी लाइन के पास था, और बाकी जो फाइनल में थी उसमें भी मेरी 1-2 थ्रो तो मैंने इंटेंशनली फाउल की, क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन मेरी काफी जो कुछ अच्छी थ्रो भी थी 85+ की, वो मैंने, वो मेरी बिल्कुल अपने आप ही फाउल होगी, क्योंकि वो स्पीडी है ट्रैक। और मैंने मेरा जो रनवे जो जो होता था, जो नॉर्मली मैं जहाँ से क्रॉस स्टेप स्टार्ट करता हूँ, वो इतना फास्ट था कि वो ऑलरेडी मैं लाइन के बहुत पास पहुंच रहा था उससे। तो वो मैं काफी, उसमें भी काफी दिक्कत रही पेरिस में, जो मैं आगे पीछे कर रहा था उसको बार बार। तो और वही है कि जेवलिन भी अभी ग्लोबली स्पोर्ट बन गया है, और काफी कंपटीशन ऑल ओवर एथलेटिक्स है। और जेवलिन की तो बात करें तो बहुत ही, मुझे लगता है कि ओलंपिक हिस्ट्री का सबसे खतरनाक कंपटीशन था ये। और बिल्कुल अगर पेरिस टोक्यो वाली थ्रो लगाते तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। तो वो भी पिछली बार से हमने इम्प्रूव किया। पर इंडियंस को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कुछ इंडियन एथलीट्स तो बहुत ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। अविनाश ने अच्छा किया, ज्योति अच्छा कर रही है, हमारे लॉन्ग जंपर्स बहुत अच्छे हैं। जेसविन को थोड़ी बहुत इंजरी रहती है, वो अगर ठीक से करे तो वो भी बहुत अच्छा जंपर है। श्रीशंकर को बस बिल्कुल ओलंपिक से पहले ऐसा हो गया जो मतलब हमको ही बहुत ज्यादा दुख हुआ था। वो मतलब श्रीशंकर के अंदर बहुत पोटेंशियल थी कि वो भी वहां पे मतलब मेडल जीत सकता था, अपनी अच्छी शेप में जाता तो। और बिल्कुल इंडियन एथलीट्स ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर पीछे से हम देखें कुछ साल पहले से अभी तक, तो काफी इंप्रूवमेंट तो हुई है। तो ऐसे धीरे धीरे होती है, फिर एकदम कोई अच्छा एथलीट निकलेगा तो। पर वही है कि जैसा मुझे लगता है कि बाहर बाहर वाले एथलीट्स को अपॉर्चुनिटी और वो अ, मतलब पहचानने वाले ज्यादा होते हैं, कि टैलेंट पहचानने वाले कि ये क्या कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जेवलिन कर लिया, कैसे कर लिया, क्यों कर लिया, मुझे खुद नहीं पता। बस मुझे करना था, अच्छा लगा और बस स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर वही हम 1-2 साल तक सभी अलग अलग तरह के स्पोर्ट खेल लें, सभी तरह के इवेंट्स करें, फिर उसमें हम क्या बेस्ट कर रहे हैं, कोई कोच अच्छा हो उसको पहचाने, फिर उस पर हम काम करें, तो ऐसे हमारा जो है एथलेटिक्स या इंडियन स्पोर्ट आगे बढ़ सकता है, कि वो टैलेंट पहचान ले कि हाँ इसमें इसका टैलेंट है।
जी। दैनिक जागरण से सुकांत, उनका एक सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि अगर इंडिया को एक सुपर पावर बनना है तो हम लोगों को कौन से स्पोर्ट्स पे फोकस कर हम रख सकते हैं, अपनी ताकत बना सकते हैं, अगर हम हमको कुछ स्पोर्ट्स पे फोकस करना हो एक स्पोर्टिंग सुपर पावर बनने के लिए। स्पोर्टिंग सुपर पावर में देखो, सबसे बड़ा तो ओलंपिक्स ही होता है सभी स्पोर्ट्स में, क्योंकि उसमें सभी स्पोर्ट्स होते हैं। और फिर एक स्पोर्ट्स का तो रह ही नहीं जाता वहां पे कि हाँ एक स्पोर्ट्स पे फोकस करना। फिर तो जितने ओलंपिक स्पोर्ट है उसमें हमको सब में अच्छा होना पड़ेगा, मेडल टैली में ऊपर आएंगे तभी वो। और मुझे लगता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा इस चीज का बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो भी कंट्रीज मेडल टैली में सबसे ऊपर थे वो ऑलरेडी मतलब अलग अलग चीजों में बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं। जो जो भी कंट्री आप मेडल टैली में टॉप पे देखोगे, तो बिल्कुल हमें लगता है कि बहुत मतलब बड़ा रोल रहता है किसी कंट्री को ऊपर उठाने में स्पोर्ट्स का। तो अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस करें स्पोर्ट्स पे और आने वाले ओलंपिक्स में या बाकी जो भी इवेंट्स होते हैं, तो जैसा आपने पूछा, बिल्कुल अब ओलंपिक्स तो है ही अलग, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप जैसी जगह पे अगर हमारी टीम जाए, और क्रिकेट में हम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, या कोई ऐसे टेनिस के बहुत बड़े ऑलरेडी सुमित नागल या बाकी हमारे टेनिस प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी जगह पे विंबलडन में हम जाएं वहां जीते हैं, फीफा में जाएं एटलीस्ट वहां पे पहुंचे हम, तो ये चीजें लोग पहचाने कि हाँ इंडिया का स्पोर्ट बहुत ऊपर उठ रहा है। और ओलंपिक्स तो है रहेगा ही सबसे ऊपर, अगर हम ओलंपिक्स में अच्छा करते हैं तो। बस मुझे वही लगता है कि हाँ आने वाले कुछ सालों में और ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए, और जो पॉइंट्स हैं थोड़े बहुत उन पे काम करें तो हो जाएगा। टैलेंट की मुझे लगता है कमी नहीं है, मेंटली हमको स्ट्रोंग होना पड़ेगा, और थोड़ा जो सही तरीके से ट्रेनिंग करनी है, या जो हमारे पास और ज़्यादा कोचेज बढ़ने चाहिए इंडिया में, वो अगर बढ़ने लगे तो फिर ये चीज़ हो सकती है। जी बिल्कुल। अ, मेरा अगला सवाल क्योर फ्रॉम इनसाइड स्पोर्ट, वो पूछ रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक्स के बारे, पेरिस ओलंपिक्स में ओलंपिक्स के अलावा आपने पेरिस में कुछ देखा हो जो कि मेमोरेबल मेमोरी हो आपकी स्पोर्ट्स के अलावा, जो आप बता सकते हैं कि आपने कभी पहले एक्सपीरियंस ना किया हो कोई चीज़ ऐसी उस सिटी में, थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में। मैं तो पर्सनली ये बोलना चाहूंगा कि जो एथलेटिक स्टेडियम था वो अमेजिंग था सच में। मतलब इतना इतनी भीड़ और इतना भरा हुआ स्टेडियम मैंने पहले ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया। बिल्कुल देखे हैं मैंने, जैसे एशियन गेम्स में बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन जो ओलंपिक जैसी जगह पे और इतने ज़्यादा लोग होना, और फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया कि शाम के सेशन में तो मतलब फुल रहता ही था क्योंकि फाइनल्स होते हैं, लेकिन जब हम हमारा क्वालिफिकेशन राउंड था उस टाइम भी मतलब पूरी भीड़ थी, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि 80,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम सुबह के सेशंस में, क्वालिफिकेशन वाले सेशंस में पूरा भरा हुआ है। तो ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा, तो वो तो बहुत ही जबरदस्त था। बाकी मैं पहले डायमंड लीग खेलने गया 2017 में, तो सबसे फेमस चीज़ है जो पेरिस की एफिल टावर, वो मैंने पहले देख लिया था। इस बार भी मैं गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि पहली बार एक्सपीरियंस हुआ है। जो सबसे पहला एक्सपीरियंस यही था जो बिल्कुल अलग था। वाह, ये सुन के ही काफी एक्साइटिंग लग रहा है नीरज भाई। मैं पूछना चाहूंगा कि दीप्तायन हजरा एएनआई से उनका सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि काफी यंग एथलीट जो हैं वो आपको अब लुक अप टू करते हैं, आपको आइडल मानते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में बट ओवरऑल द वर्ल्ड। तो उनके लिए, आपके लिए ये सैचो कैसा है, मतलब आप इसको, इस रोल को कैसे देखते हैं एज अ रोल मॉडल, और आप उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी अगर आप लोगों को देनी हो उनको तो। नहीं बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगता है अगर ऐसे कोई बोलता है, पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं। बस मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जब आप स्टार्ट करो, जैसी भी फैसिलिटी आपके पास है, आप दिल से वर्कआउट करो, क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ है आपकी डेडिकेशन और आपकी मेहनत है। और आप कितने डेडिकेशन से आप अपने काम को करते हैं, क्योंकि जो जो मैंने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल भी जो फैसिलिटी के हिसाब से, या जो भी जितना भी उस टाइम पे संसाधन थे, बहुत ही लिमिटेड सी चीज थी, लेकिन मुझे मजा आता था वो करके। तो आप उसको बस इंजॉय करें, उसको दिमाग में बस अपना इम्प्रूवमेंट रखें कि हमको इम्प्रूव कैसे करना है अपने स्पोर्ट में या कोई भी काम आप कर रहे हैं। तो बस मेरी वही है कि जो भी फैसिलिटी आपके पास है जैसी भी है करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जीतोगे, और फिर आपके ऊपर होगा कि आप अपने खुद ही अपनी फैसिलिटी या अपनी आपको जो चाहिए वो बढ़ा सकते हो। जी बिल्कुल। और ये भाई, जब आपका टारगेट इस ओलंपिक से पहले था 90 मीटर मार्क, आप 89.45 ऑलमोस्ट 90 मीटर क्रॉस कर चुके हैं, बट हमने देखा इस बार 92 तक पहुंचा।
तो अब आपका टारगेट 95 है, 100 है, क्या है आप टारगेट, क्या गोल क्या लेके पता चल नहीं रहे यार, ये टारगेट वगैरह के उसमें मैं अभी वो हो ही चुका हूँ कि अभी बस लगता है कि ऊपर वाले के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा अपना। बस मेहनत करो, बस अपना तगड़ी तैयारी करो, और बस झटका मार दो, जहां जानी है चली जाएगी। क्योंकि ये 90 मीटर हो के इतना हो गया अभी कि मुझे लगता है कि बस अभी छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर। क्योंकि ये पेरिस में जहाँ पे जगह थी, जो मुझे लगता था कि ये वो जगह है कि हाँ शायद से यहाँ पे, और उस दिन ऐसा ऐसी बात नहीं है, हो भी सकता था, लेकिन वहां पे भी अगर नहीं हो पाया, वो क्या दिक्कत रही मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अब मैं जो भी अभी अगले 2-3 कंपटीशन में खेलने वाला हूँ, मैं आराम से खेल लूंगा और अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा। लेकिन मैं फोकस करूंगा, जो ट्रेनिंग करूंगा वो मैं, जो कमी थी मेरी अभी तक के उसमें, मैं उन पे बहुत ज्यादा और ज्यादा फोकस करके काम करूं। और बस फिर अभी जो भी लगनी है, अभी बस 2-3 कंपटीशन अपने पास इस साल के, तो उनके ऊपर छोड़ दिया मैंने। जी हमें पता है आपको जाना है, तो बस आपसे आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक एथलीट के लिए सपोर्ट मिलना। आपको जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स से काफी सपोर्ट मिला है, फेडरेशन से काफी सपोर्ट मिला है, कॉर्पोरेट से सपोर्ट मिला है, टॉप स्कीम जो आ रही है, तो इन सब का कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्व है एक एथलीट के लिए जब एक एथलीट को इतना सपोर्ट मिलता है? नहीं, बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि स्टार्टिंग के 4-5 साल मेरे लिए मतलब काफी ऐसे थे कि मैं गांव से मैं स्टेडियम में जाता था, फिर वापस आता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं पंचकुला गया, वहां पे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, वहां पे बातचीत करके वहां पे मैं गया। तो 3-4 साल वहां पे ट्रेनिंग की, फिर थोड़ी परफॉर्मेंस वगैरह बढ़ी। मैंने नेशनल गेम्स खेले थे, नेशनल गेम्स से वहां पे देखा गया। फिर उसके बाद मुझे पटियाला में नेशनल कैंप में जगह मिली, जो हमारी एएफआई की तरफ से वो काफी अच्छी सपोर्ट थी। फिर उसके बाद 2015 में जेएसडब्ल्यू के साथ जुड़ गया था, जेएसडब्ल्यू की सपोर्ट स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड जूनियर में अच्छा किया, और फिर एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ वगैरह में, और एशियन गेम्स जो उस टाइम पे स्टार्ट हुआ, फिर टॉप्स ने, फिर मतलब पूरा टॉप्स में नाम आ गया। तो फिर टॉप्स का पूरा जो भी मतलब बाहर की ट्रेनिंग या मेरी टीम को कहीं भी जाना है, तो टॉप्स की तरफ से पूरी सपोर्ट। तो मतलब ये है कि हाँ, परफॉर्मेंस जिस हिसाब से स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही परफॉर्मेंस ऊपर आती गई, फिर सपोर्ट भी काफी मिलती गई, और वही है। और अभी तक मतलब सब बहुत अच्छा हो रहा है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच नीरज भाई ज्वाइन करने के लिए, सबसे बात करें। थैंक थैंक यू। यू टू ऑल मेंबर्स ऑफ द मीडिया फॉर ज्वाइनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन नीरज फॉर एक और सिल्वर के लिए और देश को फिर से एक और मेडल देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सभी को। टेक केयर। ठीक है। थैंक यू मेंबर्स ऑफ द मीडिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।